अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मेल एब्जॉर्प्शन की और डायरिया की। अब मेल एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होती है कि जब भी कोई आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सही से प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाए, दैट इज़ नोन एज मेल एब्जॉर्प्शन। एंड इन मेडिकल टर्म्स इट इज़ नोन एज दैट मेल एब्जॉर्प्शन इज़ कैरेक्टराइज्ड एज it is characterized by defective absorption of fats, fat and water soluble vitamins, proteins, carbohydrates, electrolytes, minerals, waters। इन सब की अगर प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो तो उसको हम मेल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड मेन हॉलमार्क ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन इज स्टेटोरिया। वट इज स्टेटोरिया? स्टेटोरिया इज बेसिकली जब हमारी फीसिस में फैट्स आने लग जाएं, फैट्स प्रेजेंट हो जाएं, so दैट इज नॉन एज स्टेटोरिया। एंड स्टेटोरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव फीकल फैट एंड बल्की, फ्रॉथी, ग्रीजी, येलो और क्ले कलर्ड स्टूल्स। और इन्होंने आगे फिर फर्दर बताई हुई है कि कौन कौन से यूएस में ज़्यादातर क्रॉनिक मेल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर्स मिलते हैं। पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, सीलियक डिजीज़ एंड क्रोन्स डिजीज़ ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में मिलती हैं। और उसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ भी इंपॉर्टेंट कॉज है मेल एब्जॉर्प्शन और डायरिया का, विच इज़ यूजली सीन आफ्टर एलोजेनिक हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशंस। अब मेल एब्जॉर्प्शन होती क्यों है? बेसिकली इसमें मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमको जो बायोकेमिस्ट्री में हमने जितनी भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे उनकी अलग से सारी जो हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ी थी वो चीज़ याद होनी चाहिए। इन चार प्रोसेसेस में से किसी भी एक प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई एक प्रोसेस ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। अब ये चार प्रोसेस कौन कौन से हैं? इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन, टर्मिनल डाइजेशन, ट्रांसएपिथेलियल ट्रांसपोर्ट एंड लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब लिपिड्स। इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन में वी नो कि जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं इनसाइड द ल्यूमेन, वेदर इट बी इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ डुओडेनम और वेदर इट बी इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ स्टमक, दे आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय बीइंग एक्टेड अपॉन डिफरेंट एंजाइम्स। तो एंजाइम से हमें पता था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होती थी वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्टिव जगहों पे जहाँ भी उनकी डाइजेशन होती थी वो लार्ज से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते थे ताकि वो ईजिली एब्जॉर्ब हो सकें। तो अगर इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन के लेवल पे कोई डिस्टर्बेंस हो जाए सो इट कैन लीड टू मेल एब्जॉर्प्शन। यही चीज़ उन्होंने बताई हुई है। इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन इन विच प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म्स विच आर सूटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। फिर आती है टर्मिनल डाइजेशन। हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होती थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे, विलाई के लेवल पे होती थी, ब्रश बॉर्डर्स के लेवल पे। जो स्मॉल जो पहले डाइजेशन हुई, डाइजेशन से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने वो फिर फर्दर हाइड्रोडाइज होकर सिंपल सब्सटेंसेस में, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में बन जाते थे। सो टर्मिनल डाइजेशन इज इन वैन जो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे देवर हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइसेक्राइडेसिस, एंड जो आपके पेप्टाइड्स होते थे देवर फर्दर हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्टाइडेसिस इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। तो इस टर्मिनल डाइजेशन के लेवल पे भी कोई डिस्टर्बेंस कैन लीड टू मेल एब्जॉर्प्शन। फिर आ जाता है ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट। हमने पढ़ा था कि जैसे वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स बन जाते थे वो फिर ट्रांसपोर्ट होते थे बाय डिफरेंट प्रोसेसेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल, इनसाइड द एंटेरोसाइट। तो वही के ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट इन विच न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस एंड प्रोसेस्ड विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। इस लेवल पे भी कोई डिस्टर्बेंस आ जाए कैन लीड टू मेल एब्जॉर्प्शन। एंड लास्टली लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब लिपिड्स। अगर यहाँ भी कोई आ जाए तो इट कैन लीड टू डिस्टर्बेंस आ जाए, कैन लीड टू एब्जॉर्प्शन, जो कि मोस्टली देखा जाता है कि अगर एब्जॉर्ब लिपिड्स प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए तो हमें पता है कि मेल एब्जॉर्प्शन इज मेनली कैरेक्टराइज बाय जिसको हॉलमार्क फीचर इज दैट इज योर स्टेटोरिया। अब क्रॉनिक जो मेल एब्जॉर्प्शन होती है इट कैन लीड टू विच टाइप्स ऑफ डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स में डायरिया मिल सकता है, फ्लैटस, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, मसल वेस्टिंग एंड एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड बॉर्बोरिग्मी। बॉर्बोरिग्मी, व्हाट इज़ बॉर्बोरिग्मी? बॉर्बोरिग्मी बेसिकली जब आपके गट में से कोई भी गैस या कोई भी जो फूड पार्टिकल्स हैं जब वो मूव कर रहे हो, तो जब वो मूव कर रहे होते हैं वो पेट में से जो एक गार्गलिंग सी या रंबलिंग सी जो आवाज़ें आती हैं दैट इज़ नोन एज बॉर्बोरिग्मी। कि वेन एवर एनी फूड पार्टिकल्स या वेन एवर गैस इज़ मूविंग इन साइड योर गट तो वो जो एक गार्गलिंग सी और एक रंबलिंग सी जो आवाज़ आती है गुड़ गुड़ करके, दैट इज़ नोन एज बॉर्बोरिग्मी। एंड ये भी देखा गया है कि फर्दर उन्होंने वही बताया है कि मेल एब्जॉर्प्शन में क्या क्या मिल सकता है कि अगर तो इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन हो रही हो वाइटामिन और मिनरल्स की, इट कैन रिजल्ट इन एनीमिया एंड म्यूकोसाइटिस। म्यूकोसाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ योर माउथ और योर गट, के सोर थ्रोट या सोर गट, इसको म्यूकोसाइटिस कहते हैं। कि एनीमिया और म्यूकोसाइटिस क्यों हो सकता है कि अगर विटामिन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रही हो, फॉर एग्जांपल विटामिन B12 प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रही, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, या फॉलेट की डेफिशिएंसी हो जाए, पेरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए। हमें डिफरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मिल सकते हैं ड्यू टू विटामिन K डेफिशिएंसी, प्रॉपर्ली इनकी ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही हो। हमको ऑस्टियोपीनिया एंड टेटनी मिल सकते हैं ड्यू टू कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D डेफिशिएंसीज। और हमको पेरिफेरल न्यूरोपैथीज मिल सकती हैं ड्यू टू विटामिन A और B12 डेफिशिएंसीज। और साथ में कुछ डिफरेंट एंडोक्राइन और स्किन डिस्टर्बेंसेस भी मिल सकती हैं लाइक गोइटर एंड विटिलिगो।
These all things can occur due to malabsorption. Now we come to diarrhea. What is diarrhea? इवन दो हमारी नॉर्मल उर्दू ज़बान में डायरिया हम ज़्यादातर लूज़ मोशन को कहते हैं, उर्दू ज़बान में तो नहीं कहते हैं वैसे, लेकिन आज जो हम यूजली यूज़ करते हैं डायरिया लूज मोशन भी बेसिकली डायरिया कहा जाता है. व्हाट इज मेडिकल टर्म फॉर डायरिया? डायरिया इज बेसिकली डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन स्टूल मास फ्रीक्वेंसी और फ्लूइडिटी टिपिकली ग्रेटर देन 200 ग्राम्स पर डे. और कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं डायरिया को? न्यूट्रिएंट मेल एब्जॉर्प्शन जो हमने पीछे पढ़ी, एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड बाय द इंटेस्टाइन. और सिवियर केसेस में जो स्टूल वॉल्यूम होती है इट कैन एक्सीड अप टू 14 लीटर्स पर डे. दैट इज नोन एज डायरिया. डायसेंट्री क्या होती है? डायसेंट्री बेसिकली पेनफुल ब्लडी स्मॉल वॉल्यूम जो डायरिया होता है जिसमें ब्लड आ जाए, जो ब्लडी डायरिया होता है, दैट इज नोन एज डायसेंट्री. और डायसेंट्री में हमें पता है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से डिफरेंट पैरासिटिक या डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक एंटामीबस टोलेटिका और शिगेला उनकी वजह से डायसेंट्री हो सकती है. अब जो डायरिया को भी हमने फर्दर 4 डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है. सिक्रीटरी डायरिया, ऑस्मोटिक डायरिया, मेलएब्जॉर्प्टिव डायरिया और एक्सुडेटिव डायरिया. व्हाट इज सिक्रीटरी डायरिया? सिक्रीटरी डायरिया इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय आइसोटोनिक स्टूल एंड इट परसिस्ट्स ड्यूरिंग फास्टिंग. फास्टिंग के दौरान भी सिक्रीटरी डायरिया होगा. ऑस्मोटिक डायरिया क्या होता है? ऑस्मोटिक डायरिया में हमारे पास टिपिकल एग्जांपल आ जाती है लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट्स की. लैक्टोज इंटॉलरेंस में होता है कि लैक्टेज की डेफिशिएंसी हुई होती है, एंड उसमें मैंने पूरा अगेन बायोकेमिस्ट्री में यही पढ़ा था कि अब होता क्या है कि वो जो मिल्क के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो नहीं पाते स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो उसकी वजह से वो करते क्या हैं, वो जब ल्यूमेन के अंदर होते हैं, जो अनएब्जॉर्ब्ड सॉल्यूट्स जो ल्यूमेन के अंदर होते हैं, दे बेसिकली एक्सर्ट एक्सेसिव ऑस्मोटिक फोर्स, जिसकी वजह से हमें पता था कि वाटर जो होता था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर रिलीज हो जाता था ल्यूमेन के अंदर, और फिर वो वाटर सारे न्यूट्रिएंट्स को साथ ले जाता था और बेसिकली एक्सक्रीट आउट हो जाता था. वो वाटरी डायरिया या ऑस्मोटिक डायरिया कॉज कराता था. कि ऑस्मोटिक डायरिया इसमें जो डायरिया की फ्लूइड होते हैं, जो डायरिया फ्लूइड होते हैं, इट इज़ बेसिकली मोर देन 50 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन प्लाज्मा. सेक्रेटरी डायरिया का ये था कि जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी जो डायरियल फ्लूइड की, जो डायरिया के स्टूल की, दैट वाज सिमिलर टू द प्लाज्मा. वेयर एज जो ऑस्मोटिक डायरिया होगा, ऑस्मोटिक डायरिया की जो डायरियल फ्लूइड होगा या जो डायरियल स्टूल होगी उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट वुड बी 50 मिली ऑस्मोल्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन प्लाज्मा, एंड दैट डायरिया विल अबेट विद फास्टिंग. जब फास्टिंग करेंगे तो फास्टिंग करने से वो डायरिया थोड़े उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है और डिक्रीज़ हो सकती है. फिर हमारे पास आता है मेल एब्जॉर्प्टिव डायरिया. मेल एब्जॉर्प्टिव डायरिया यही होता है कि जनरलाइज्ड फेलियर ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्टेटोरिया एंड इट इज़ रिलीव्ड बाय फास्टिंग. एंड लास्ट आपका आ जाता है एक्सुडेटिव डायरिया. एक्सुडेटिव डायरिया कब होता है? जब भी कोई बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हुई हो जिसकी वजह से जो डायरिया में हो रहा होगा दैट वुड बी पुरुलेंट एंड इट वुड ऑल्सो कंटेन्स ब्लडी स्टूल्स. कि हमको जब हम वो स्टूल देखेंगे, स्टूल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पस मिल रही होगी, पुरुलेंट होगी, एंड ब्लडी स्टूल्स भी मिल रहे होंगे, एंड दैट डायरिया विल ऑल्सो कंटिन्यू ड्यूरिंग फास्टिस. तो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू डायरिया. इसकी मैं एक दफ़ा बस रिपीट कराता हूँ. 4 टाइप्स हैं: सेक्रेटरी, ऑस्मोटिक, मेल एब्जॉर्प्टिव, एक्सुडेटिव. सेक्रेटरी का क्या है कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा. ऑस्मोटिक की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ 50 मिली ऑस्मोल्स मोर देन द प्लाज्मा. मेल एब्जॉर्प्टिव में याद रखना है कि उसमें मेनली इट इज़ एसोसिएटेड विद स्टेटोरिया. और एक्सुडेटिव का याद रखना इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद एनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और इसमें हमको पस और ब्लड मिल रहा होगा स्टूल के अंदर. और फास्टिंग से रिलेटेड याद रखना है कि जो सेक्रेटरी डायरिया दैट वुड परसिस्ट ड्यूरिंग फास्टिंग. ऑस्मोटिक डायरिया विल अबेट, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी वाइल अपना फास्टिंग करते हुए. मेल एब्जॉर्प्टिव डायरिया वो कम्प्लीटली रिलीव हो जाएगा फास्टिंग करने से. और जो एक्सुडेटिव डायरिया दैट विल स्टिल कंटिन्यू ड्यूरिंग फास्टिंग. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू मेल एब्जॉर्प्शन एंड डायरिया. होप ये समझ में आ गया, एंड थैंक यू.